अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानज़ादा। पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम ज़रूर है मगर तरक्की नहीं हो रही है। वज़ीर आज़म बार बार इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि मईशत तरक्की की तरफ बढ़े मगर आसार नहीं नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान के एक्सटर्नल इन्फ्लोज मुसलसल हमें नज़र आ रहा है कि वो कम है। करंट अकाउंट सरप्लस के बावजूद बैरूनी अदायगियों की वजह से जो रिजर्व्स हैं वो उनमें कमी आई है। क्या पाकिस्तान यहाँ से आगे बढ़ सकता है? IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं हुआ मगर हुकूमत इस उम्मीद का इजहार कर रही है हो जाएगा। हम तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल साहब, अम्मार हबीब खान साहब और खाकान नजीब साहब मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सुहेल साहब, जब हम कर रहे थे पाकिस्तान के लिए कर डालो ट्रांसमिशन तो आपने एक जुमला इस्तेमाल किया था कि पाकिस्तान मौजूदा हालात में अनफिट टू ग्रो है। अब जो आसार सामने आ रहे हैं उसमें हमें नज़र आ रहा है कि करंट अकाउंट के डेफिसिट तो आना शुरू हो गया मगर चाहे लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो उसमें वो तरक्की नहीं नज़र आ रही है, वो मुसलसल नेगेटिव है। पावर प्रोडक्शन हम देखें वो नेगेटिव जोन में नज़र आ रही है, वो रेड में नज़र आ रही है। तो कहीं से भी ऐसे आसार हैं कि हम तरक्की की तरफ बढ़ सकें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शाहजेब भाई। मेरे ख्याल में मैं उस स्टेटमेंट पर कायम हूँ। उसका कहने का मकसद ये था कि पाकिस्तान ऐसा फिट नहीं है कि हम 5%, 6% जो एक आइडियल या अच्छी ग्रोथ कहलाती है वहाँ जा सकें। और इसकी निशानदही आपने भी कर दी, इसकी निशानदही स्टेट बैंक ने अपनी लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी में भी कर दी, इसकी निशानदही जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के नंबर्स आ रहे हैं उसमें भी हो रही है, इसकी निशानदही जो इंपोर्ट्स के नंबर आए हैं फरवरी के उसमें भी हो रही है, और उसकी निशानदही IMF ने भी कर दी जो तवक्कुआत के बरक्स उसने टाइम पर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं किया क्योंकि उसके जहन में भी बहुत सारे खदशात होंगे। ऑल्दो ऑफिशियली ना मिनिस्ट्री ने बताया है कि ये ताखिर क्यों है, ना IMF ने बताया ये ताखिर क्यों है, मगर खदशात यही हैं कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो गए हैं, इकॉनमी स्टेबलाइज हो गई है, मगर जो चैलेंजेस हैं लोकल और अभी जब से US इंतजामिया चेंज हुई है, रिजीम चेंज हुआ है, इसके बाद जो ग्लोबल हालात हैं उसमें चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए हैं। और बेहतर यही है कि पाकिस्तान स्लोली ग्रेजुअली इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ जाए, ना कि हम पुराने बूम बस्ट साइकिल में फंस जाएं। तो मैं इस पर कायम हूं कि हमारे लिए 3% इस साल, 4% अगले साल और फिर 5% की ग्रोथ बेहतर है रादर देन अचानक से 5-6% हम ग्रो करें और फिर हम एक एक्सटर्नल अकाउंट के क्राइसिस में फंस जाएं। और जब आपने एक्सटर्नल अकाउंट की बात की सुहेल साहब, तो आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है IMF के प्रोग्राम में हम होंगे तो हमें दूसरे जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ से भी हमें जो फाइनेंसिंग है वो मिल जाएगी। अब IMF के प्रोग्राम में हम थे, किस्त हमें मिली हुई थी मगर उसके बावजूद टारगेट से बहुत कम पैसे मिले। पूरे साल का अगर हम रोल ओवर्स को माइनस कर दें $10.5 अरब का टारगेट, कोई 35% हमें शुरू के 7 महीने में पैसे मिले हैं। अब जबकि स्टाफ लेवल मुआहिदा पता नहीं कब जाके हो, उसके बाद बोर्ड अप्रूवल कब जाके हो, तो इनफ्लोज का डर रहेगा, रिजर्व्स बिल्डअप नहीं हो पाएंगे और अनसर्टेनिटी रहेगी फिर। जी, ये चैलेंज है। इसमें पाकिस्तान के अलावा मैंने कहा एक्सटर्नल हालात भी हैं। अब US में देखें, जब से ट्रम्प साहब आए हैं तो वहाँ का 10 ईयर जो ट्रेजरी है, जो एक बेंचमार्क कहलाता है, अभी पिछले 1-2 महीने में 4.7 भी हुई है, 4.3 भी हुई है। स्टॉक मार्केट के हालात आप देख रहे हैं, S&P कोई 10% डाउन है, इंडियन मार्केट कोई 18-20% डाउन है। तो एक्सटर्नल हालात इतने साजगार नहीं हैं कि पाकिस्तान जो 10 साल पहले कमर्शियल बैंकों से बोरोइंग करता था या बायलैटरल मल्टीलैटरल कर रहा था, उसमें चैलेंजेस हैं। और अभी सेंट्रल बैंक गवर्नर ने रीसेंट एनालिस्ट मीटिंग में भी ये कहा कि एक्सटर्नल अकाउंट में पैसे जो तवक्कुआत थी उतने नहीं आए और जो टर्म्स पे शायद पाकिस्तान को चाहिए थे उस पे नहीं मिले। यानी पैसे तो मिल रहे हैं मगर शायद थोड़े से महंगे मिल रहे हैं, इस वजह से शायद हुकूमत ने बोरो नहीं किए। और ये IMF का जो स्टाफ लेवल है इसमें मुझे लग रहा है कि कम से कम 2 महीने लगेंगे मजीद पैसे आते हुए। तो इन 2 महीनों में भी जो दुनिया के हालात हैं और पाकिस्तान में जो सिचुएशन उसको देखते हुए लग रहा है कि एक्सटर्नल अकाउंट में जो प्रेशर है जारी रहेगा। $1 बिलियन रिजर्व ऑलरेडी गिर गए हैं और अगर ये 2 महीना डिले होता है तो बज़ाहिर लग रहा है कि थोड़ा सा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे भी प्रेशर आएगा और थोड़ा सा करेंसी पे भी हमने प्रेशर देखना शुरू कर दिया है।
खगान जी साहब, आपने वजारत ख़जाना में IMF से भी डील करके देखा है, IMF प्रोग्राम्स भी देखे हैं, शराइत पर इंप्लीमेंट होते भी देखा है, हुकूमतों को दावे करते भी आपने साल हर साल देख लिया कि आखिरी IMF प्रोग्राम होगा, इस हवाले से भी दावा किया गया। नाउ जहां हम खड़े हैं, आपको भी अब कंसर्न नज़र आ रहे हैं कि स्टेबिलिटी तो हो गई मगर ग्रोथ के नंबर्स में तो रिफ्लेक्ट भी नहीं हुआ, मगर खुद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के एलामिये में स्टेट बैंक ने भी लिखा कि जो एक्सटर्नल अकाउंट है उस पर प्रेशर्स बिल्ड होना शुरू हो गए। देखिए शाहजेब साहब, पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी टिपिकली बिहेव कर रही है जैसे कि उसने 2013 में बिहेव किया, जैसे कि उसने 2018 में बिहेव किया। ये तीनों यानी कि अब का मिला लें तो ये 3 IMF की इंगेजमेंट्स हैं। और IMF के पे अगर आप तहकीक देखें उनके प्रोग्राम्स पे तो एग्जैक्टली यही होता है कि जो बैरूनी खसारा है वो सबसे पहले संभलता है, बिकॉज अब इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस और एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट ऐसी करते हैं और कॉन्सिक्वेंटली रिजर्व्स का बिल्डअप हो जाता है। और फिर कॉन्सिक्वेंटली जब आप फिस्कल को भी टाइट करते हैं और इकोनॉमी और स्लो हो जाती है तो आपकी इन्फ्लेशन जो है वो भी संभल जाती है एंड मॉनेटरी टाइटनिंग को भी मेंटेन करते हैं। ये तो है बिल्कुल एक क्लासिकल पिक्चर ऑफ एन इकोनॉमी बिहेविंग बाय द बुक जो IMF की इंगेजमेंट के साथ होती है। अब IMF की इंगेजमेंट का जो कॉन्सिक्वेंट रिजल्ट है वो स्लो हो जाती है, आपकी ग्रोथ 0.9% हो गई पहले क्वार्टर में, जो हमने अभी जुलाई से सितंबर का गुजारा, ऐसा ही होना था। अब बात यह है कि ये आपको एक वक्त और एक स्पेस देता है। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, दुरुस्त कह रहे हैं, बिकॉज ये वक्त और स्पेस किस चीज की है कि आप दुनिया ने जिस तरह ग्रोथ मॉडल को ठीक किया अपना, आप अपने ग्रोथ मॉडल को ठीक करने ये वक्त और स्पेस इसलिए मिली है कि जो मैक्रो स्टेबिलिटी है उसको यूज करते हुए इन्वेस्टमेंट रेशियो, प्रोडक्टिविटी फर्म्स की, एग्री की और लेबर की, दुनिया से कनेक्टिविटी यानी कि भरोसा करना कि एक्सपोर्ट इंजन इज द प्रॉब्लम नॉट आर इंपोर्ट्स, भरोसा करना इस बात पे कि जो इकोनॉमी 95% कंजप्शन पे हो और सेविंग्स ना हो रही हो उसमें इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो नहीं बढ़ सकता, भरोसा करना कि जो दुनिया ने तरक्की की है वो एक केपेबल मैनेजमेंट बाय अ हाई क्वालिटी सेट ऑफ टेक्नोक्रेट्स, चाहे वो मनमोहन सिंह हो इंडिया में या वो 21 फिलीपींस के इकोनॉमिस्ट हो जिन्होंने उनकी कहानी लिखी, और आखिर में एक कमिटेड लीडरशिप, ये स्पेस आपके पास है। अब अगर तो इस स्पेस को प्रूडेंटली यूज करेंगे तो 5-6% की ग्रोथ 1.5-2 साल बाद अगर मुल्क की पैदावारी सलाहियत बढ़ना शुरू हो गई और एक्सपोर्ट्स का 10 से 15-18% का पिकअप हो गया तो आप चले जाएंगे उस तक। ये इतना मुश्किल है क्यों? अगर आसान होता तो हम आज तक एनर्जी सेक्टर का रिफॉर्म दिखा देते, अगर आसान होता तो हम डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन कर देते। द कंट्री फाइंड्स इट हार्ड। सो ये मेरे लिए तो कोई नई बात नहीं है, बट आई रियली होप कि इस दफा ये सिचुएशन ऐसी ही हो कि जो मैंने चीजें एक्सप्लेन की हैं उनको ठीक करते हुए इस स्पेस को यूज करें। थोड़ी सी तशवीश मुझे ये हुई है कि जो IMF के साथ भी एंगेजमेंट हुई उसमें हमने फिस्कल का खसारा, मॉनेटरी टारगेट्स तो संभाल लिए, बट जब मैं पाकिस्तान की एंगेजमेंट स्ट्रक्चरल पाथ पे देखता हूं, चाहे वो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का निफाज हो, चाहे वो सॉवरन वेल्थ फंड को ठीक करना हो, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट का जो फुटप्रिंट है उसको नीचे देने की रिपोर्ट की जिसे कहेंगे तसल्ली बख्श इंप्लीमेंटेशन में जाना हो, ये सब चीजें इवन पाकिस्तान नाउ एंड देन ताजिर दोस्त स्कीम, जिसका क्या मतलब था कि हम टैक्स के बेस को बढ़ाते ताकि अगले बजट में आप पे और मुझ पे जो टैक्स का इजरा है और जो मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स का इजरा है उसको कम करते। सो इवन विद इन द प्रोग्राम जो स्ट्रक्चरल इश्यूज थे, दे हैव moved but not moved the needle to the extent कि हम कंफर्टेबली कह सकें कि हम स्ट्रक्चर्स को तब्दील करने में कामयाब हो रहे हैं। लास्ट पॉइंट इज कि IMF एक कॉम्पिटेंट सेट ऑफ 9-10 लोगों के साथ आता है, जो कि मैंने एंकर किया है 13-16 का वो वाहिद प्रोग्राम जो पाकिस्तान ने कंप्लीट किया था। मेरी हमेशा ये एडवाइस टू पाकिस्तान अथॉरिटीज एंड एक और अथॉरिटीज जिनके साथ मैं ये काम कर रहा हूं वो ये है कि अपना कॉम्पिटेंट टेक्निकल एनालिसिस, पॉलिसी वर्क और थर्ड जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है उसकी तैयारी पूरी तरह रखिए, क्योंकि जो डिलेज होते हैं, जैसे अब लग रहा है कि शायद बजट को भी इनकैप्सुलेट किया जाएगा जब हम फाइनली पहुंचेंगे इस प्रोग्राम को तय करने के लिए। मैंने इस पे काफी आपके ही न्यूज में भी लिखा है, दूसरे अखबारों में भी लिखा है कि जो QPCs, इंडिकेटिव टारगेट और बेंचमार्क्स को जब मैं देख रहा था तो मुझे उसमें सुखम दिखाई दे रहे थे। वन वुड हैव होप्ड कि ये हम स्टाफ लेवल कर लेते
पर अब चूंकि बजट भी इतना करीब आ गया है तो ये एक महीना डेढ़ जो है ये एक मुश्किल टाइम पीरियड है, इन द सेंस कि हमें ये क्लोज भी करना है, बजट को भी क्लोज करना है और उसमें कुछ पॉलिसी की तरमीम मैन्युफैक्चरिंग और जो हमारा सेक्टर है जिसमें आप कमाई करते हैं सैलरीड और नॉन सैलरीड में भी करना है। सो दैट्स पाकिस्तान टास्क अहेड। और अमर, आप भी ज़ाहिर है लिखते रहे हैं इस हवाले से, कमेंट्री करते हैं इस हवाले से रहे हैं, आपको भी इस वक्त कंसर्न्स हो रहे हैं? स्टेबिलिटी तो थी और फिर जिक्र किया जा रहा था कि जी किसी भी तरीके से हमारे रिजर्व्स बिल्डअप होंगे, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट हमें फ्लैट नज़र आ रही हैं, रेमिटेंसेस ज़रूर बढ़ रही हैं, कि पाकिस्तानी इकॉनमी टेक ऑफ की पोजीशन में कतई तौर पर है नहीं किसी भी सूरत। जी देखें, खाकान साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारी जो 95% ऑफ जीडीपी जो है वो कंजम्पशन है, तो इस पे अगर जैसे भी हम ग्रोथ लेकर आएंगे 3 से 4% भी करेंगे तो एक हिसाब लगाया था फॉर एवरी परसेंटेज ऑफ ग्रोथ आपको एक्स्ट्रा 12 से 14 अरब डॉलर चाहिए होते हैं। अगर मैं 5% ग्रो करूंगा यानी कि तकरीबन 30 अरब डॉलर मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। 30 अरब डॉलर या तो आप एक्सपोर्ट से ला सकते हैं या रेमिटेंस से ला सकते हैं, आप बोरो कर सकते हैं। तो ये मोटा मोटा हिसाब है कि जब तक आप 30 अरब डॉलर एक्स्ट्रा लेकर नहीं आएंगे कहीं से, आप 5 या 6% ग्रो नहीं कर सकते। दिस इज एक बहुत बॉल पार्क एस्टिमेट में बता रहा हूं। जब तक वो नहीं आएगा, जब तक हमारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बेस नहीं होगी, जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगी, हम इसी पे चलते रहेंगे। हाँ, एक ऑप्शन है कि हमेशा से जो हम करते आए हर 2 साल 3 साल बाद के इंपोर्ट ड्रिवन एक शदीद जो है ग्रोथ का एक्सपर्ट आता है, मगर वो कभी 2 साल में खत्म हो जाता है, कभी 6 महीने में खत्म हो जाता है। तो अभी भी अगर हमने ये करा तो ये 6-8 महीने से ज्यादा ग्रोथ का स्पर्ट नहीं चलेगा और डॉलर फिर हमारे नीचे हो जाएंगे रिजर्व, और फिर जो है अगले 2 साल तक हम एक ट्रैप में फंस जाएंगे। तो बेहतर यही है कंसोलिडेट करें पोजीशन और आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ग्रोथ की तरह जाए, स्पेशली प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड ग्रोथ, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, उसको बढ़ाना तो शदीद जरूरत है। उसके बगैर कंजम्पशन ओरिएंटेड इकोनॉमी में आप ज्यादा ग्रो नहीं कर सकते। मतलब अगर अमर, जब आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की जरूरत है, इस वक्त जो ऑलरेडी सेक्टर्स हैं वो नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, कैसे हुकूमत इसको पुश करे कि वो सेक्टर्स, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो रेट से ग्रीन में आ जाए, मजीद इन्वेस्टमेंट की तरफ मामला आ जाए? देखिए बिल्कुल इसमें हो सकता है। अभी मतलब जैसे ग्लोबली जो है यू कैन सी एक शिफ्ट मेजर आ रहा है। टैरिफ्स की वजह से बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि दूसरे मुल्कों में वायबल नहीं है मगर यहाँ पे हो सकती हैं। यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज भी हैं कि हमारे पास सरप्लस पावर है, जिसकी हम हमेशा बात करते रहते हैं। सरप्लस पावर को बहुत सारी एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में लगा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें भी चल रही हैं कि मेजर जो मेटल्स हैं वो अब यहाँ पे वायबल हो गए प्रोड्यूस करना। तो काम उस पर ऑलरेडी हो रहा है मगर इसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करने की जरूरत है। तो जहां तक आपने बोला कि जी वो तो और ऑटोमेटिकली बढ़ नहीं रही है, वो इसलिए नहीं बढ़ रही क्योंकि ऑलरेडी हम अपनी कैपेसिटी पे एक हद तक पहुंच गए, 80-85% कैपेसिटी पे हम चल रहे हैं। तो नई इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और उस चीज को प्रमोट करना चाहिए, बजाय इसके कि जैसे हर थोड़े दिनों बाद हम सोचते हैं कि जी रियल एस्टेट को प्रमोट करते हैं, इसको करते हैं। इसके लिए कोई टैक्स ब्रेक्स हो, जैसे हमेशा एक बात होती है कि जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो इतना ज्यादा है, ओवरऑल टैक्स रेट फॉर्मल बिजनेस का इतना ज्यादा है कि इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप कोई भी वायबल बिजनेस यहाँ पे चला सकें। दैट इज व्हाट नीड्स टू बी सॉर्टेड। मतलब और सुहेल साहब आप बताइए, क्योंकि एक बात ये भी कही जाती है कि जी पाकिस्तान का कैपेसिटी प्रॉब्लम नहीं है, कैपेसिटी है इस वक्त, मगर उसके बावजूद यूटिलाइजेशन पूरी तरीके से नहीं है क्योंकि एक्सपोर्टर्स हो, इंडस्ट्री हो, उस पर हैवी टैक्सेस हैं, हैवी एनर्जी प्राइसेस हैं, इसलिए वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा है। आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि मजीद इन्वेस्टमेंट आए और एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की बढ़े, क्योंकि वो तो नहीं नज़र आ रहा कि एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हूँ? देखें, एक्सपोर्ट्स में कुछ ग्रोथ जरूर है मेरे ख्याल में। अगर हम 7-8% की ग्रोथ हमने एक्सपोर्ट्स में देखी है, मगर ये पोटेंशियल है कि अगर 10 से 20% हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और आपने वजह फरमाया कि कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे यूटिलाइजेशन कम है, जो कैपेसिटी है वो ज्यादा है। उसके मेरे ख्याल में 3 रीजन हैं। एक तो हमारे ने बताया कि टैक्सेस ज्यादा हैं, बिलखुसूस जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में जो बजट में टैक्सेस लगे उसकी वजह से वो कंपेटिटिव नहीं रहे। दूसरे एनर्जी के इश्यूज हैं, इसीलिए जो आईएमएफ का जो डिले हुआ है, मुझे लगता है कि उसमें एनर्जी रिफॉर्म्स भी शामिल होंगे। एक तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि हम 8 रुपए पर यूनिट कम करेंगे, दूसरी तरफ गवर्नमेंट कह रही है कि हम 3 रुपए सर्कुलर डेट जो क्लियर कर रहे हैं उसकी पद में लगाएंगे। तो वैसे ही टैरिफ ज्यादा है और क्लैरिटी भी नहीं है एनर्जी सेक्टर पे। और तीसरा जो है मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंस अभी भी इकोनॉमी में वैसा नहीं आया जैसा आना चाहिए। तो अगर ये तीनों चीजों को एड्रेस करेंगे तो मुझे लगता है कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो हमारी तवक्कुआत थी कि जब इंटरेस्ट रेट 12% हो जाएंगे तो पिकअप करना शुरू करेगी, वो पिकअप कर रही है मगर उस रफ्तार से नहीं कर रही जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी। तो आपका कहना कुछ हद तक वजह है कि कैपेसिटी है,
उसमें प्रोडक्शन बढ़ाई जा सकती है, मगर ये 3 रीजन हैं जिसकी वजह से शायद हम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100% नहीं पहुंच पा रहे, और इसके लिए इन तीनों को एड्रेस करने की ज़रूरत है। जी खाकान साहब, हुकूमत एक्सपोर्ट की बात करती है, इंडस्ट्री कह रही है कि जी हम तो बहुत मसाइल का शिकार हैं। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ट्रेडिशनली भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो बहुत खुश हुए हों, मगर इस वक्त भी उनकी तरफ से यही है कि हालात ख़राब हैं, मिलें बंद हो रही हैं, यही बात की जा रही है। तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं और एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं? देखिए ना, एक तो बात यह कि इंडस्ट्री को भी समझना चाहिए कि सिर्फ ये कहना कि 9 सेंट की बिजली चाहिए इज जस्ट टचिंग द बेस ऑफ द प्रॉब्लम। असल प्रॉब्लम जो है वो पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर की तंजीम में ना है। उनको अगर अथॉरिटी से मांगना है तो वो ये मांगे कि 2002 की पॉलिसी, 94 की पॉलिसी और 15 की पॉलिसी, ये तीनों पावर पॉलिसीज हैव नॉट डन वेल इन पाकिस्तान। व्हाट इज इट द नेक्स्ट पॉलिसी दैट विल प्रिवेंट कि हम आने वाले वक्तों में ये गलतियां ना करें? उसके लिए क्या आपको एक प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री चाहिए? आई थिंक के चाहिए। क्या आपको यूनिफाइड रेगुलेटर चाहिए? बिल्कुल चाहिए। क्या आपको एक प्राइवेटाइज्ड एनर्जी मार्केट चाहिए? चले प्राइवेटाइज नहीं करते, मैं आपको जरा डीपर सॉल्यूशंस की गुफ्तगू करूं। आप इन सब डिस्कोस का जो टैरिफ है ना, वो मुल्क का अलग-अलग कर दें। अगर कोई डिस्को ए है, उसके ये लॉसेस हैं, तो उसका टैरिफ ये होगा। ये जो हम टीडीएस में 200 अरब रुपए के करीब देते हैं और क्रॉस सब्सिडाइज करके बराबर कर देते हैं, कंपटीशन विद इन दी गवर्नमेंट ही आने दें। चाइना एग्जैक्टली जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस चलाता था ना, जरा दुनिया से सीखिए, वो इनमें कंपटीशन क्रिएट करता था। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि मेक द हार्ड कॉल्स, मेक द डीप रिफॉर्म्स। दोस्त भी जो मेरे कह रहे हैं वो ये है कि रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ये नहीं है, अथॉरिटीज आर ऑलवेज वर्किंग, बट द डेप्थ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रिफॉर्म एनर्जी सेक्टर का ही जो मैंने अभी आपके सामने रखा है, इसी तरह इतनी आसानी से ये प्राइवेटाइज नहीं होंगे। सो हमें विद इन द सिस्टम इनको कंपेटिटिव बनाना पड़ेगा। फिर आप देखिए ना, अगर आप कोई दुनिया से अलहदा नहीं है तो आप ये तो मानिए कि दुनिया में अगर गवर्नमेंट एफिशिएंसी की गुफ्तगू हो रही है तो आप भी फौरी तौर पे अपने सब्जेक्ट्स को डिवॉल्व करके अपना जो फेडरल बजट है उसको मुस्तहकम करने की कोशिश करें। दैट विल क्रिएट सर्टेनिटी इनटू द इकोनॉमी और आपको टैक्सेस का बोझ कम करने में मदद मिलेगी। एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म अगर आईएमएफ नहीं कह रही तो हमें कर लेना चाहिए। आपको स्पेस मिली हुई है, वक्त मिला हुआ है। फिर मैं कई दफा कहता हूं कि पाकिस्तान इकोनॉमी खड़ी है जहां पे वॉशिंगटन का कंसेंसस का जो पहला डॉक्यूमेंट था, प्राइवेटाइजेशन, डीरेगुलेशन, लिबरलाइजेशन और एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में एफडीआई लाना, ये लाना जरूरी होगा ताकि आप एक्सपोर्ट बेस को बढ़ा सकें। अब इस तरह करने के लिए आपको अगर दोबारा रियल एस्टेट की गुफ्तगू करेंगे ना, तो इंसेंटिव स्ट्रक्चर चेंज करना है हमने, फ्रॉम पीपल सेविंग इनटू द रियल एस्टेट और इन्वेस्टिंग इनटू द रियल एस्टेट इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ शू एंड सेलिंग इट समवेयर अब्रॉड। इसी तरह जो बहुत हमारी एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत है, जो कहीं पे 1/3 है और कहीं पे आधी है, फ्रॉम आर ओन बेस्ट। मैं दुनिया की भी बात नहीं करता, हमारा जो अच्छा प्रोग्रेसिव फार्मर है और जो हमारा नॉन प्रोग्रेसिव फार्मर है। अगर आप आज फिर 5-7 मिलियन बेल्स कॉटन पे आ जाएंगे जबकि आप 12 को टेस्ट कर चुके हैं, तो देन यू हैव टू रियली थिंक कि ये क्या मसले हैं। और अमर, आप क्या कहिएगा? आप भी रिफॉर्म्स पर लिखते रहे हैं, आपको रिफॉर्म की कोई एफर्ट नजर आ रही है किसी भी एरिया में जिसकी वजह से कहा जा सके कि आगे बढ़ रहा है मामला? रिफॉर्म्स हो रहे हैं मगर रिफॉर्म्स जो है बहुत स्लो पेस है, इनकी जो पेस है बहुत स्लो है, मगर हो जरूर है। ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हो रहे। अगर देखें, बात सारी यही है ना कि हमारी पॉलिसी, लेट्स से एक छोटी सी बात करते हैं कि वेदर डू वी हैव एन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, क्या हमारे कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ की पॉलिसी है, हमारा कोई जो है ना ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ पॉलिसी उस तरफ मूव करने की कोशिश करते हैं कि हमारी कंपेरेटिव एडवांटेज क्या है, कि जी किस तरह लेके हमें चीजों को चलना चाहिए, या एग्री पे फोकस करना चाहिए, एग्री की वैल्यू एड पे फोकस करना चाहिए। इस चीज में जो है कोई काम नहीं हो रहा। तो वो जैसे हाकान भाई ने बात करी कि जो एसओईज में जैसे कंपटीशन होता है, उन सबके लिए कोहेरेंट स्ट्रैटेजी होती है कि जी दिस इज द विजन दैट वी नीड टू गेट, वी डू नॉट हैव दैट विजन इन प्लेस कि व्हाट वी नीड टू डू कि अगले 5 साल 10 साल तक आप कर लेंगे। अभी जो है फायर फाइटिंग मोड चल रहा है, पावर के रिफॉर्म्स हो जाएंगे, हो रहे हैं इंशाल्लाह, कंपेरेटिव मार्केट्स पे भी हम मूव करेंगे। बट व्हाट नेक्स्ट? यू सॉल्व पावर, देन हाउ डू यू सॉल्व इंडस्ट्री? क्या उसका प्लान है? देयर इज एब्सोल्युटली नो प्लान, और एटलीस्ट मेरी नजरों के सामने से भी नहीं गुजरा है जिस पे आप कह सकेंगे पाकिस्तान ने किसी किस्म का इंडस्ट्रियल ग्रोथ का कोई प्लान हो या एग्रीकल्चर में वैल्यू ऐड करने का कोई प्लान हो। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने मोहसिन तजिया करो की राय सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, कुरान खबर आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। मशरिक़ वस्ता इस वक्त इंतहाई कशीदा हालात का शिकार है।
गजा में जनवरी में जंगबंदी के बावजूद हालात इंतहाई कशीदा हैं और इसराइल ने जंगबंदी के दूसरे मरहले की बातचीत के दौरान ही गजा में नई और पहले से बड़ी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं और अमेरिका उसका साथ दे रहा है। दूसरी जानिब यमन में इसराइल का इत्तेहादी अमेरिका ईरानी हिमायत याफ्ता हूसी बागियों को निशाना बना रहा है और वो साथ ही ईरान को हूसियों की हिमायत ख़त्म ना करने की सूरत में संगीन नताइज की धमकियां दे रहा है और ईरान भी अमेरिका की धमकियों का जवाब धमकियों से दे रहा है। इस सारी सूरत हाल में मुसलसल एक चीज़ वाज़े होती नज़र आ रही है और वो ये है कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हमास के दहशतगर्द हमलों के बाद जो खित्ते का नया मंजरनामा बन रहा है, इसमें ईरान जो कुछ अरसा पहले तक खित्ते में एक इंतहाई मजबूत पोजीशन रखता था, वो अब इंतहाई कमज़ोर नज़र आ रहा है। ईरान मशरिक़ वस्ता में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से कुछ तंजीमों की हिमायत करता रहा है, जो खित्ते में ईरानी मफादात को कायम रखने के साथ साथ इसराइल को निशाना बनाती रही हैं। इन तंजीमों में इसराइल के जनूब में हमास, शुमाल में हिजबुल्ला, जबकि शुमाल मशरिक़ में साबका शामी हुकूमत यानी बशारुल असद रजीम खित्ते में ईरान के सबसे बड़े इत्तेहादी थे। इसी तरह यमन में हौसी बागी मौजूद हैं, जबकि इराक में ईरानी हिमायत याफ्ता शिया मिलिशियाज मौजूद हैं। 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इसराइल पर हमला किया तो उसके बाद इसराइल ने गजा में बदतरीन जारियत शुरू कर दी। उसके बाद इसराइल लबनान और शाम में ईरान के अहम अहदाफ को निशाना बना चुका है। पासदारान इनकलाब के अल-कुद्स फोर्स के अहम कमांडर्स को कत्ल कर चुका है। यहाँ तक कि जुलाई 2024 में नौ मुंतखब ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद इसराइल ने ईरान के अंदर कार्रवाई करते हुए हमास के सरबरा इस्माइल हनिया को मार डाला, जबकि खित्ते में ईरान की सबसे ताकतवर मलेशिया और शाम में बशारुल असद की मददगार हिजबुल्ला की लीडरशिप को भी इसराइल तकरीबन ख़त्म कर चुका है और अब हिजबुल्ला अपनी बका की जंग लड़ रही है। गुज़िश्ता साल सितंबर में इसराइल ने हिजबुल्ला के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह को हमले में मार डाला। इसके बाद नए सेक्रेटरी जनरल के लिए हाशिम सफ़ीउद्दीन का नाम लिया जा रहा था, मगर कुछ ही दिन बाद इसराइल ने उन्हें भी निशाना बना डाला। जबकि खुद ईरान 2 बार इसराइल पर मिसाइल हमले कर चुका है, लेकिन इसराइल का दावा है कि ईरानी हमलों से इसराइल को कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि इसराइल हूसी बागियों को भी बारहा फ़ज़ाई हमलों का निशाना बनाता रहा है। और अब इसराइल का अहम तरीन इत्तेहादी अमरीका सदर ट्रंप के हुक्म पर खित्ते में ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की आखिरी मजबूत कड़ी हूसी बागी तहरीक के खिलाफ शदीद फ़ज़ाई हमले कर रहा है। इसी तरह अरब स्प्रिंग के दौरान शाम में बशारुल असद की हुकूमत को बचाने और ईरान के एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को फ़ाल करने वाले अहम तरीन किरदार अल-कुद्स फोर्स के सरबरा जनरल कासिम सुलेमानी को भी ट्रंप ही के हुक्म पर 2020 में उनके पहले दौर में अमेरिका ने इराक में ड्रोन हमला करके कत्ल कर दिया था। कासिम सुलेमानी को इराक, शाम, लबनान, यमन और फ़लस्तीन में ईरान की ताकत और असर रसूख का चेहरा समझा जाता था, जिन्होंने इस पूरे खित्ते में ईरानी हिमायत याफ्ता प्रॉक्सीज़ को मजबूत किया था। ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत के आखिरी दिनों में कासिम सुलेमानी को मारने का फैसला क्यों किया और अमेरिका ने इस हवाले से किस तरह की मनसूबाबंदी की थी और इस मनसूबाबंदी में और कौन कौन शामिल था, इस हवाले से BBC ने एक अहम रिपोर्ट बनाई और इस रिपोर्ट से ये चीज़ भी वाज़ेह होती है कि सदर ट्रंप खित्ते के तनाज़ात में किस तरह फ़ैसला करते हैं, ख़ुद अपनी सदारत में किस तरीक़े से फ़ैसले लेते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक किताब द मेल्टिंग पॉइंट के मुसन्निफ़ और अमरीकी सेंट्रल कमांड के उस वक्त के कमांडर जनरल फ्रैंक मैकेंजी के मुताबिक उन्होंने ईरान की अल-कुद्स फोर्स के कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को ले जाने वाली गाड़ी को निशाना बनाने का हतमी हुक्म जारी किया था। वो अपनी किताब में वाज़े करते हैं कि कासिम सुलेमानी पर हमला करने का फ़ैसला मोहतात मनसूबाबंदी का नतीजा नहीं था। ईरानी हुकूमत के सख्त मुखालिफ और ट्रंप के कौमी सलामती के साबिक मुशीर जॉन बोल्टन ने अपनी किताब में भी इस वाक़े का जिक्र किया है, जबकि ट्रंप के उस वक्त के सेक्रेटरी दिफा मार्क एस्पर ने अपनी किताब अ सेक्रेड ओथ में ट्रंप की कौमी सलामती टीम को इस ज़मीन में दरपेश चैलेंजेस पर बात की है। ये लगभग सुबह 5 बजे का वक्त था जब उस वक्त के अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने वज़ीर दिफा मार्क एस्पर को फ़ोन किया था। ये 2019 का आखिरी दिन था। नए साल के मौके पर इस खबर ने छुट्टियों को दरहम बरहम कर दिया कि इराक़ी मुजाहिरीन ने बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर हमला कर दिया है। ये मुजाहिरीन बासानी बगदाद के ग्रीन जोन में दाखिल हो गए और इराक़ी सिक्योरिटी चौकियों से गुजरते हुए जब मुजाहिरीन अमरीकी सिफारत खाने तक पहुँचे तो उन्होंने दरवाजे और खिड़कियाँ तोड़ दी और कुछ अफराद सिफारत खाने के इस्तकबालिया के हिस्से में भी दाखिल हो गए। इन मुजाहिरीन के हाथों में मौजूद झंडों से ये जाहिर होता था कि इस सब हंगामे के पीछे अल-कुद्स फोर्स का हाथ है। कासिम सुलेमानी के करीबी साथी अबू मेहदी भी इन मुजाहिरीन में शामिल थे और बाद में सिफारत खाने की दीवार पर एक बड़ी तहरीर में लिखा था कि सुलेमानी मेरा लीडर है। ये तहरीर अमरीकी हुक्काम की नज़रों से मिट ना सकी। ये वाज़ेह नहीं था कि आया
मुजाहिरीन सिफारत खाने पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन इस मुजाहरे में शिया मिलिशिया ग्रुप्स के रहनुमाओं की मौजूदगी अच्छी अलामत नहीं थी। अमरीकी सिक्योरिटी फोर्सेज ने आंसू गैस फायर किए थे, लेकिन यह वादे था कि हालात ख़राब हो सकते हैं। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने की दीवार पर कासिम सुलेमानी के नाम ने इस हमले को तेहरान में इस्लामी इनकलाब के मौके पर अमरीकी सिफारत खाने पर कब्जे की तल्ख तारीख से जोड़ दिया था। मार्क एस्पर जानते थे कि ईरानी हुकूमत का मकसद इराक से अमरीकी फौजियों का मुकम्मल इनखला है। वाशिंगटन में बहुत कम लोग ही इस बात को भूले होंगे कि बेरूत में अमरीकी फौजियों की रिहाइशगाह पर बमबारी के बाद उस वक्त के अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन ने लबनान से फौजी दस्तों को किस तरह वापस बुला लिया था। इन तारीखी मुमासलतों ने खदशात को बढ़ा दिया था, इसलिए दोनों अमरीकी वुज़रा ने फौरी तौर पर सिफारत खाने की सिक्योरिटी बढ़ाने पर इत्तफाक किया और कुवैत से 100 अमरीकी फौजियों को फौरी तौर पर इराक में तैनात किया गया। उनकी तैनाती के अमल और फिर बगदाद में अमरीकी फौजी तैयारों की लैंडिंग के मनाजिर अमरीकी वजारत दिफा के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बराह रास्त नशर हुए और अमरीकी वज़ीर दिफा का ख्याल था कि इस तरह ईरान और इराक की हुकूमतों को ज़रूरी इंतबाह भेज दिया जाएगा। वज़ीर दिफा मार्क एस्पर सदर ट्रंप से भी मुसलसल राब्ते में थे। ट्रंप को तशवीश थी कि कहीं लीबिया का वाक़या ना दोहराया जाए, जब बिन गाजी के अमरीकी कौंसिल खाने पर मुसल्लह अफराद ने हमला करके लीबिया में अमरीका के सफ़ीर को ही कत्ल कर दिया था। इस हमले के वक्त ट्रंप ने सदर बराक ओबामा और वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन पर बहुत तनकीद की थी और वो नहीं चाहते थे कि उनके सदर होते हुए इस नौयत का कोई वाक़या रोनुमा हो जाए। वज़ीर दिफा मार्क एस्पर ने हर फ़ोन कॉल में सदर ट्रंप को पुरसकून रखने और ये बताने की कोशिश की कि बगदाद बिन गाजी नहीं बनेगा। अमरीकी सिफारत खाने में सैकड़ों फौजी तैयार थे और परेशान होने की कोई वजह नहीं थी। बगदाद में अमरीकी सिफारत खाने पर मुजाहिरीन के हमले से सिर्फ 3 दिन पहले इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर 30 रॉकेट भी दागे गए थे, जिसके नतीजे में एक अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर हलाक हो गया था। अपनी दिफाई और सिक्योरिटी टीम के साथ तफसीली बातचीत के बाद ट्रंप ने मार्क एस्पर की तजवीज़ पर फैसला किया कि इस हमले में मुलविस अफराद का पीछा किया जाएगा और अमरीकी शहरी की हलाकत का बदला लिया जाएगा। यह हमला 29 दिसंबर 2019 को हुआ था। उस दोपहर को चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल मिली, मार्क एस्पर और माइक पोम्पेओ ब्रीफिंग देने के लिए सदर ट्रंप की रिहाइशगाह गए थे। CIA के डायरेक्टर और व्हाइट हाउस के कौमी सलामती के मुशीर रॉबर्ट ओब्राइन वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इसमें शामिल थे। हमले के नताइज को बेहतर तौर पर बयान करने के लिए जनरल मिली ने सदर ट्रंप को कताइब हिजबुल्लाह को पहुंचने वाले नुकसान की तस्वीर भी दिखाई। कताइब हिजबुल्लाह ईरानी हिमायत याफ्ता गिरोह है जो इराक में सरगर्म है। मार्क एस्पर ने अपनी किताब में वजाहत की कि यह हमला मुकम्मल कामयाबी के साथ किया गया और लड़ाका तैयारों ने असलाह डिपो के अलावा दानिस्ता तौर पर महफूज फासले से उन इमारतों को भी निशाना बनाया जहां अल-कुद्स फोर्स के अराकीन के मौजूद होने का इम्कान था, ताकि ईरान को तनबीह हो जाए मगर जानी नुकसान भी ना हो, ताकि ईरान से कशीदगी में इजाफा भी ना हो। लेकिन इस वजाहत ने तवक्कात के बरक्स सदर ट्रंप को बहुत गुस्सा दिला दिया। अमरीकी सदर ने गुस्से से सर हिलाते हुए जनरल मिली से कहा कि यह अहमकाना बात है, आपने ऐसा क्यों किया? अब ईरानी समझते होंगे कि हम दुरुस्त हदफ को निशाना नहीं बना सकते। सदर ट्रंप के रद्दअमल से वाज़े तौर पर परेशान जनरल मिली ने मुस्तकबिल की हिकमत अमली में इसे याद रखा और जब आइंदा के इक़दामात पर तबादला ख्याल हुआ तो मुल्क से बाहर ईरानी अहदाफ को निशाना बनाने, खलीज फारिस के पानियों में ईरानी अहदाफ और ईरानी हुदूद के अंदर भी कार्रवाइयों के ऑप्शंस उठाए गए और उनमें से एक ख्याल पासदाराने इनकलाब के कमांडरों जैसा कि कासिम सुलेमानी को निशाना बनाने का भी था, जिसमें ट्रंप ने सबसे ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई। इस मीटिंग में सिर्फ 2 लोग थे जिनको जंग का अमली तजर्बा था, एक जनरल मार्क मिली और दूसरे वज़ीर दिफा मार्क एस्पर, जो किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहते थे। उनका ख्याल था कि ईरानी सरजमीन पर हमला या कासिम सुलेमानी पर हमला एक मुकम्मल जंग में तब्दील हो सकता था। उस वक्त के व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ ने भी इससे इत्तफाक किया था। उन्होंने बारी बारी ये वजाहत की कि बेहतर होगा कि अमरीकी रद्द-ए-अमल की शिद्दत को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया जाए, लेकिन सदर ट्रंप ईरान को सख्त जवाब देना चाहते थे। अमेरिका की कौमी सलामती के मुशीर रॉबर्ट ओब्राइन भी सदर ट्रंप जैसी राय रखते थे। जब उन्होंने कहा कि हमें मिलकर तमाम अहदाफ को निशाना बनाना चाहिए तो ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और वजीर दिफा ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा और जनरल मिली ने कहा, अगर हम कोई बड़ा फैसला करने जा रहे हैं तो हमें सबसे पहले उसके नताइज से निमटने के लिए तैयारी करनी चाहिए। मुमताज़ अमरीकी सहाफ़ी बॉब वुडवर्ड, जो अगले ही दिन यानी 30 दिसंबर को सदर ट्रंप का इंटरव्यू करने वाले थे, उस वक्त कासिम सुलेमानी को कत्ल करने के मंसूबे से लाइल्म थे। उन्होंने अपनी किताब रेज में लिखा कि उनके पहुंचने से चंद घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गोल्फ कोर्स पर सेनेटर लिंडसे ग्राहम से कहा कि मैं कासिम सुलेमानी को मारने के बारे में सोच रहा हूं। उनके मुताबिक कांग्रेस में ट्रंप के हामी और गोल्फ के साथी खिलाड़ी लिंडसे ग्राहम ने सदर को याद दिलाया कि उन्हें पहले मुस्तकबिल में मुमकिना ईरानी रद्द-ए-अमल से निमटने के बारे में सोचना चाहिए। सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने ट्रंप को यह भी याद दिलाया कि
कि अमरीकी मफादात पर हमला करने के कासिम सुलेमानी के मंसूबे के बारे में इंटेलिजेंस सर्विसेज की मालूमात कोई नई बात नहीं है, क्योंकि कासिम सुलेमानी ने हमेशा यही किया है। आपको अपने रद्द-ए-अमल के बारे में सोचना चाहिए। 3 दिन बाद कासिम सुलेमानी एक अमरीकी ड्रोन हमले में मारे गए। IRGC यानी पासदारान इनकलाब की अल-कुद्स फोर्स और कासिम सुलेमानी बरसों से वाशिंगटन की तवज्जो का मरकज़ रहे हैं। 2007 में बुश इंतजामिया ने अल-कुद्स फोर्स को निशाना बनाने और इराक में अस्करियत पसंदों को इमदाद फराहम करने से रोकने के लिए एक खुसूसी इंटेलिजेंस यूनिट बनाया था। ये वो वक्त था जब इराक में मुबैना तौर पर पासदारान इनकलाब के इंजीनियर्स के डिज़ाइन करदा सड़क किनारे नस्ब बॉम्ब से अमरीकी अफवाज को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा था। पेंटागन के अंदाजों के मुताबिक 2003 से 2011 तक इराक में तमाम अमरीकी फौजियों की हलाकतों में से 17% बिलवास्ता या बिलवास्ता तौर पर कासिम सुलेमानी की क़यादत में अल-कुद्स फोर्स की वजह से हुई थी। लेकिन जब इराक की जंग का आगाज़ करने वाले अमरीकी सदर बुश के सामने ईरानी सरजमीन पर अल-कुद्स फोर्स के 2 तरबियती अड्डों पर हमला करने की बात हुई तो उन्होंने अपने कौमी सलामती के मुशीरों से कहा कि इसका हतमी नतीजा कांग्रेस में मेरे मुआवजे की सूरत में निकलेगा। ताहम वाशिंगटन में अल-कुद्स फोर्स के कमांडर यानी जनरल कासिम सुलेमानी के दुश्मनों की कोई कमी नहीं थी। 2010 में जब जनरल मैकेंजी महकमा दिफा की हिकमत अमली और मनसूबाबंदी के डायरेक्टर बने तो वो ईरान से मुताल्लिक हर इजलास में जनरल कासिम सुलेमानी के बारे में पूछते रहे। यहाँ तक कि पेंटागन में ईरान के माहिर तज्जियाकारों ने इस बारे में मजाक शुरू कर दिया था। जब 4 स्टार जनरल मैकेंजी को मार्च 2019 में अमरीकी सेंट्रल कमांड की सरबराही के लिए मुकर्रर किया गया तो मुसल्लह अफवाज की स्पेशल ऑपरेशंस टास्क फोर्स के कमांडर ने हिदायत की थी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो सुलेमानी के खिलाफ कार्रवाई का मंसूबा तैयार करें। जनरल मैकेंजी के मुताबिक अमेरिका के इत्तेहादी भी इस मसले में दिलचस्पी रखते थे और इस मकसद के लिए वो व्हाइट हाउस से राब्ता कर चुके थे। उसी वक्त CIA भी कोई ऐसा ही हल तलाश करने की कोशिशें कर रही थी। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी बढ़ने के साथ ही इस हल को हतमी शक्ल देने की कोशिशें बढ़ गई। मई से दिसंबर 2019 तक इराक में अमरीकी अड्डों पर 19 रॉकेट हमले हुए। जून 2019 में जब खलीज फारिस पर $200 मिलियन के अमरीकी ग्लोबल हॉक ड्रोन को निशाना बनाया गया तो सदर ट्रंप ने अपनी कौमी सलामती टीम के साथ कई मुलाकातों के बाद ईरान के 3 मकामात पर हमलों का हुक्म दे दिया, लेकिन इस शर्त पर कि खलीजी रियासतें इन हमलों पर उठने वाले अखराजात का कुछ हिस्सा अदा करेंगी। लेकिन फिर सेक्रेटरी खारजा माइक पोम्पियो और कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के इसरार के बावजूद उन्होंने हमले से सिर्फ 10 मिनट पहले अपना हुक्म वापस ले लिया। 28 दिसंबर को इराक में अमरीकी सिफारत खाने पर हमले से 2 दिन पहले सेंट्रल ऑपरेशंस के कमांडर एडमिरल सैमुअल एक बड़ा नक्शा लेकर मैकडिल एयरफोर्स बेस में जनरल मैकेंजी के घर पहुंच गए। इस मंसूबे में कुछ ऐसे ऑप्शंस शामिल थे जो अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान के साथ मुमकिन तसादुम के लिए पेशगी तैयार कर रखे थे। यमन में पासदारान इनकलाब के एक सीनियर कमांडर, किताइब हिजबुल्लाह के एक कमांडर और कासिम सुलेमानी अमरीकी हदफ की फहरिस्त में शामिल थे। ईरानी जहाज सावेज एक और ऑप्शन था। अमरीकी बहरिया सावेज जहाज को इंटेलिजेंस मालूमात जमा करने वाला जहाज समझती थी जो यमन से जबूती तक अमरीकी बहरी जहाज़ों की सरगर्मियों की निगरानी करता था। यही ऑप्शंस सदर ट्रंप को भी पेश किए गए थे। जनरल मैकेंजी का कहना था कि उन्होंने पहले जनरल मिली से सुना कि सदर ट्रंप ईरान को मुंह तोड़ जवाब देने और जनरल कासिम सुलेमानी को निशाना बनाना चाहते हैं और उन्होंने इंटेलिजेंस फोर्सेस की मदद से सदर ट्रंप को कासिम सुलेमानी पर मुमकिन हमले के नताइज की वजाहत देने के लिए एक अलग रिपोर्ट तैयार की है। कासिम सुलेमानी पर हमले के मुमकिन नताइज के बारे में खदशात के बावजूद फहरिस्त किसी मनफी सिफारिश के बगैर सदर ट्रंप की मेज़ पर पहुंच गई। 29 दिसंबर को 6:30 बजे जनरल मिली ने जनरल मैकेंजी को एक फ़ोन कॉल पर बताया कि सदर ट्रंप ने यमन में अल-कुद्स फोर्स के कमांडर्स पर हमले, 14,000 टन वजनी जहाज सावेज पर हमले और इराक में जनरल कासिम सुलेमानी पर हमले की मंजूरी दे दी है। अमरीकी सेंट्रल कमांड मौसम ख़िज़ा के आखिर में शाम और इराक में कासिम सुलेमानी पर हमला करने के मुमकिन ऑप्शंस पर काम कर रहा था। जनरल मैकेंजी और जनरल मिली का ख्याल था कि शाम में जनरल कासिम सुलेमानी को निशाना बनाना बेहतर था, क्योंकि इराक में यह कार्रवाई करने से शिया मलेशियाज़ की वजह से संगीन फौजी और सियासी नताइज हो सकते हैं। रिपोर्ट में मजीद लिखा है कि पेंटागन ने पता लगाया था कि जनरल कासिम सुलेमानी 31 दिसंबर 2019 को तेहरान से बगदाद का सफ़र करेंगे। उस दिन अमरीकी सेंट्रल कमांड में जनरल मैकेंजी 2 बड़ी स्क्रीनों के सामने एक बड़े मेज़ पर बैठे थे। एक स्क्रीन पर मुख्तलिफ डेटा के साथ ड्रोन की मदद से हासिल होने वाली सियाह और सफ़ेद तस्वीर थी और दूसरी स्क्रीन पर सैकड़ों फौजी और सिविलियन तैयारों की नकलो हरकत देखी जा सकती थी। कासिम सुलेमानी आखिरकार तेहरान में अपने घर से निकले। सुबह 9:45 पर अपने तैयारे में सवार हुए और 2 घंटे की परवास के बाद बगदाद पहुंच गए। लेकिन तैयारे ने बगदाद में उतरने के बजाय 30,000 फीट की बुलंदी पर मगरिब की जानिब परवास जारी रखी और ऐसा लग रहा था कि हमला करने का मौका हाथ से जाने लगा था। जनरल मैकेंजी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल पर थे जब पेंटागन से किसी ने पूछा
कि क्या आप इस तैयारे को मार गिरा नहीं सकते। इस दरख्वास्त की तामील करने का फैसला किए बगैर जनरल मैकेंजी ने कतर में अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे पर मौजूद एक फ़िज़ाइया के कमांडर को फ़ोन किया कि अगर मैं आपको हुक्म दूँ तो क्या आप इस तैयारे को मार गिरा सकते हैं। सवाल के जवाब में कतर के अमरीकी अड्डे से 2 जंगी लड़ाका तैयारों ने परवाज़ भरी, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ये बात वाज़ेह हो गई कि वो तैयारा जिसमें जनरल कासिम सुलेमानी सवार थे शाम जाने वाला तैयारा था, जिसमें दीगर मुसाफिर भी सवार थे। कासिम सुलेमानी को शाम में निशाना नहीं बनाया जाना था और अमरीका ईरानी मुसाफिर तैयारे को मार गिराने का खतरा भी मोल नहीं लेना चाहता था। अमरीकी जेट तैयारे अपने अड्डे पर वापस आ गए और जब जनरल कासिम सुलेमानी के तैयारे ने दमिश्क में उतरने के लिए अपनी ऊंचाई कम की तो यह वाज़ेह हो गया कि हमला फिलहाल मुलतवी कर दिया गया है। जनरल मैकेंजी ने यमन में हमले को रोकने का हुक्म भी दे दिया। कासिम सुलेमानी के दमिश्क से बगदाद के सफ़र का इंतजार तकरीबन 3 दिन तक जारी रहा और आखिरकार दमिश्क के हवाई अड्डे पर मौजूद एजेंट्स ने इतला दी कि एक तैयारा बगदाद जाने के लिए तैयार है और जनरल कासिम सुलेमानी के जल्द ही उसमें सवार होने की तवक्को है। और बिलाखिर 3 घंटे की ताख़ीर के बाद जनरल कासिम सुलेमानी तैयारे में सवार हो गए तो अमरीकी सेंट्रल कमांड के हेडक्वार्टर में एक हंगामी इजलास हुआ। 2 जनवरी 2020 को बगदाद में रात 12:47 पर जनरल मैकेंजी के हुक्म पर अल अदीद एयरबेस कतर से उड़ान भरने वाले रीपर ड्रोन ने हेल फायर मिसाइल दागे और अल कुद्स फोर्स के कमांडर को ले जाने वाली गाड़ी को उड़ा दिया गया। उस वक्त के सेंटकॉम कमांडर का ख्याल है कि जनरल कासिम सुलेमानी पर हमला करने का फैसला मोहतात मनसूबाबंदी का नतीजा नहीं था और यह फैसला एक ऐसे सदर ने किया जिसने मुशीरों से सुना था कि ईरान कोई जवाब नहीं देगा। इस राय से जनरल मैकेंजी के मुताबिक सेंटकॉम या अमरीकी इंटेलिजेंस एजेंसियों में से कोई भी मुत्तफिक नहीं था। लेकिन इस ऑपरेशन के अख्तिताम पर जनरल मैकेंजी ने अपने फौजियों से कहा कि जनरल कासिम सुलेमानी मारे जा चुके हैं और कल भी हम यही होंगे। इस सारी बात से ये चीज़ वाज़ेह होती है कि सदर ट्रंप किस तरह से फ़ैसले करते हैं और उनके इन फैसलों से खित्ते में मौजूदा तनाज़ात किस सिमत जा सकते हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आम खबर आपके सामने रखें। शौकत खानम कैंसर अस्पताल गुज़िश्ता 30 साल से कैंसर के मरीज़ों का इलाज कर रहा है और बड़ी तादाद में कैंसर के मरीज़ इस इदारे के मुफ्त इलाज की सहूलत से फ़ायदा उठा चुके हैं, जबकि कैंसर के इलाज के हवाले से यहाँ बहुत सी मयारी सहूलियात फराहम की जाती हैं। इमरान खान की क़यादत में लाहौर और पेशावर में कायम किए गए शौकत खानम अस्पताल जदीद तरीन सहूलियात और टेक्नोलॉजी से लैस है और उनका अमला आला तरबियत याफ्ता पेशावर अफराद पर मुश्तमिल है। तीसरा अस्पताल कराची में ज़ेर तामीर है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा और जामे कैंसर सेंटर होगा। शौकत खानम अस्पतालों में सालाना 45,000 से ज़ायद कैंसर के मरीज़ इलाज के लिए आते हैं। इस इदारे में 75% मरीज़ों का इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाता है। अब तक 40 लाख आउट पेशेंट मरीजों का इलाज किया गया है और मजमूई तौर पर अब तक 107 अरब रुपए खर्च किए गए हैं। अस्पताल में अब तक 10 लाख कीमोथेरेपीज़ की जा चुकी हैं, 2,36,000 सर्जिकल प्रोसीजर्स हो चुके हैं, 10 लाख रेडियोथेरेपी सेशंस किए जा चुके हैं और 8 करोड़ 70 लाख लेबॉर्ट्री टेस्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान का पहला पेट सिटी स्कैन सिस्टम शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल में नस्ब किया गया है। इस अस्पताल में अब तक 250 बोन मेरो ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं। 500 फिजिशियंस ने शौकत खानम से ग्रेजुएट ट्रेनिंग मुकम्मल की है, जबकि 770 बच्चे अस्पताल के स्कूलिंग प्रोग्राम से तालीम हासिल कर चुके हैं। मुस्तहिक मरीजों को एक मरतबा फाइनेंशियल असेसमेंट से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद उन्हें अखराजात में मराहत मिलती हैं और 75% मुस्तहिक मरीज़ इलाज की सहूलत बिल्कुल मुफ्त हासिल करते हैं। शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट इस बात को यकीनी बनाता है कि इस्लामी उसूलों के मुताबिक ज़कात को उसी साल मरीजों पर खर्च कर दिया जाए। 2024 में 3,62,439 आउट पेशेंट मरीजों को ट्रीट किया गया, 14,452 नए मरीज रजिस्टर किए गए। फार्मेसी से 25,59,609 लोग मुस्तफ़ीद हुए, 80,832 रेडियोथेरेपी सेशंस और 82,114 कीमोथेरेपी सेशंस किए गए, जबकि 19,599 सर्जिकल प्रोसीजर्स किए गए और 70 से ज़ायद मरीजों का बोन मेरो ट्रांसप्लांट किया गया। 2024 में मरीजों की इमदाद पर 17 अरब रुपए खर्च किए गए, जिसमें से 9 अरब रुपए ज़कात से आए। आपके ताउन से कैंसर के 31,000 मरीजों की माली इमदाद की गई। साल 2025 का सालाना बजट 38 अरब रुपए है और इसका अहम हिस्सा ज़कात और अतियात से आता है। यह सफ़र आपकी ज़कात और अतियात ही से जारी है। आप शौकत खानम अस्पताल के साथ ताउन करके गरीबों की मदद कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।